हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, उसके भी बारे में बात करेंगे, जो क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है करंट सिनेरियो में। क्योंकि इस बार हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन किया है। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ है, लगभग 353 मिलियन टन के आसपास 2000 जो 24-25 का अगर यहाँ पे डेटा आपके सामने रखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक फूड ग्रेन स्टोरेज कितना देखा जाए तो ज़रूरी है हमारे यहाँ के लिए। कब क्रॉप फेलियर हो जाए, कब मानसून गड़बड़ हो जाए, कब फसल उस बड़ी मात्रा में ना प्रोड्यूस हो पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोरेज करना भी ज़रूरी है ताकि प्राइसेस ना बढ़ने पाए, फार्मर्स को तकलीफ ना होने पाए। ठीक है, तो इन्हीं सब पे हम यहाँ पे बात करेंगे। डेटा के बारे में यहाँ पे आपको देखा जाए तो जैसे लिखा ही है कि यहाँ पे इंडिया हैज़ अचीव्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लगभग 353.96 मिलियन टन्स फॉर 2024-2025। ठीक है, जो डेटा आया है एट फॉर द थर्ड एडवांस एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग। तो क्यों जरूरी है? टू प्रिजर्व दिस सरप्लस, मॉडर्न स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल टू मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो कटाई के बाद देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमें नुकसान वगैरह देखना पड़ता था, तो उसका रोकथाम करने के लिए, एक सेफ स्टोरेज रखने के लिए, आज के समय के अनुसार देखा जाए तो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज सिस्टम को क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, एक स्टेबलाइज प्राइस भी हो। देखा जाए तो कभी कभी आप देखोगे किसी अनाज की कीमत काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? ड्यू टू द स्कार्सिटी। तो वो स्थिति ना आ पाए, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, ये सबसे पहले हम जानेंगे, फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया इज अ नेटवर्क। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज एंड मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रिजर्व हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स मतलब जो कटाई के बाद आपके फूड ग्रेन्स आपके पास आते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस हुए पूरा टोटल जितने भी अनाज हुए हैं, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जितनी भी आप देखोगे अनाज है, तो उनको आपको हार्वेस्टिंग के बाद इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो वही फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है जहाँ पे अलग अलग आप देखोगे, जिसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है एफसीआई का सब काम करना। तो वो क्या करेगा, अलग अलग डिपोज में वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, तो पूरे देश भर में उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है, डिजाइन टू प्रिजर्व हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस एंड इंश्योर ईयर राउंड अवेलेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड पीडीएस। ठीक है, यानी जो हमारे पास वो है, आपके सारे फूड ग्रेन्स हैं, वो कमी ना होने पाए। ठीक है, उस स्थिति में उसको हम स्टोर करके रखेंगे। और उसके साथ साथ जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सब्सिडी पे आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है फूड ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, जो मेन मार्केट प्राइस होता है उससे कम पे, तो उस पर भी हम यहाँ पे उसको कर सकें। ठीक है, पता चला अनाज ही नहीं रहेगा तो आप क्या लोगों को बांटोगे, क्या सरकार के द्वारा दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पर। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज एंड कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के काम करता है, जो लिंकिंग फार्मर्स, स्टेट एजेंसीज एंड मार्केट सब मिलके आपके यहाँ पे जो फार्मर्स जुड़े होते हैं, एजेंसीज जो जुड़ी होती हैं, मार्केट जो मंडीज जुड़ी होती हैं, सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो 60-70% आप देखा जाए तो फूड ग्रेन प्रोड्यूस इज स्टोर्ड एट द हाउस होल्ड लेवल बाई स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, जो आपके अनाज वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, 60-70% ऑफ द अनाज जो है स्टोर करके रखा जाता है बाय द फार्मर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से पहले हुआ करते थे, आज भी गांव वगैरह में बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के बड़े बड़े आप देखोगे अटारी टाइप रहता था, जिसको आप मोरई या मड कोठी कहते हो। ठीक है, मड मतलब मिट्टी का बना होता था ना ये पूरा। ठीक है, अब तो देखा जाए नए ज़माने में बड़े बड़े ट्रंक वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो पहले ऐसे ही गांव वगैरह में रखा जाता था, तो इसमें अनाज रखा जाता था। ठीक है, इसी में से जो ज़रूरत हुआ करती थी लोग निकाल के खाते थे, स्टोर करके रखते थे, सरप्लस अमाउंट, सरप्लस जो आपका बचता था उसको बेच देते थे। ठीक है, तो जो स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया है, तो मेनली यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड करके, वो नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है कि गवर्नमेंट ही उसको स्टोर करके रखेगी। प्राइवेट वेयर हाउसेस होते हैं, प्राइवेट गोडाउंस होते हैं, वहाँ पर भी स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन सरकार से संबंध ही रहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में देखेंगे। जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो पूरे देश भर में अलग अलग डिपो भी हैं इसके, ठीक है, आप समझ सकते हो, ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो 1965 में स्टेब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। एफसीआई इज द प्राइमरी एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स, मतलब जितने भी अनाज हैं उनको स्टोरेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके एफसीआई की है। इट ऑपरेट्स फूड स्टोरेज डिपो नेशन वाइड, पूरे देश भर में फूड स्टोरेज डिपो वगैरह बनाए गए हैं, जो सिलोज के फॉर्म में, गोडाउन्स के फॉर्म में, सब देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से भी अनाज वगैरह रखे जाते हैं। फिर आप देखोगे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक के ऊपर एक कट्टे आपके लदे गए हैं, तो इसको भी मतलब कम समय के लिए रख दिया जाता है, बाद में जो बचेगा आपका मेन गोडाउन में चला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो करंटली देखा था एफसीआई एंड स्टेट एजेंसीज मैनेजेस 917 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे इनका योगदान है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको भी स्टैब्लिश किया गया था अंडर द वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के तहत। जो मेन कार्य क्या करते हैं, मैनेज द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफाइड कम्युनिटीज को ये मैनेज और उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। अब तो ये आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया। तो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी बनाया गया राज्य स्तर पर, ठीक है। तो दीज आर द सेटअप अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट वेयर हाउसिंग एक्ट टू रेगुलेट द स्टोरेज ऑफ सर्टेन गुड्स विद इन ईच स्टेट। तो राज्य के अंदर भी बहुत सारी फसलें वगैरह होती जो उसी के दायरे में आती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि उन फसलों को देख रेख करना आफ्टर द हार्वेस्टिंग और उनको स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 10 स्टेट इन कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी में। आप यहाँ पे देखोगे जैसा कि आपको यहाँ पे पंजाब दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है। तो टॉप देखा जाए प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ग्रेन्स की, तो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो ये आपके टॉप 10 स्टेट्स भी हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कौन सी सरकारी एजेंसीज, लाइक जो आपकी सेंट्रल वेयर हाउसिंग एजेंसी थी, स्टेट वेयर हाउसिंग, एफसीआई जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो ये आपके वो हो गई गवर्नमेंट की। प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं। एफसीआई ऑल्सो रेंट स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम प्राइवेट ओनर्स टू मीट स्टोरेज नीड्स, ठीक है। अब सरकार के पास भाई नो डाउट बड़े बड़े गोडाउन से बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम हैं, लेकिन तब भी उसके बावजूद अनाज की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाती है कि उनको सुरक्षित रखना, सही तरीके से रखना, बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी में रखना संभव नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनको रेंट पे दे देते हैं ताकि वो अपना रखे रहें, उनका किराया वगैरह उनको दिया जाता है, बाकी सरकार का सारा सामान इन्हीं के पास ही रहता है। अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं, जैसे कि आप देखोगे डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेलवेज हैं एंड द सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स हैं। ये लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके प्रति निभाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसका महत्वपूर्ण जो महत्व है वो क्या क्या है, ठीक है। अगर हम फूड स्टोरेज रखते हैं किन कारणों से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप क्या करोगे, किस कारण से, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, कि आपको नुकसान ना होने पाए। जैसे होता क्या है, जब आप देखोगे कोई मान लीजिए गेहूं का सीजन है, धान का सीजन देखो अभी चल रहा है, तो इसके बाद जब धान की कटाई होगी तो बड़े लेवल पे क्या होगा, लोग देखोगे सप्लाई बढ़ जाएगी, बड़े लेवल पे सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब किसी चीज़ सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे तो उनको भाई कम रेट पे मिलेगा उसकी कीमत, तो उनको नुकसान होने का खतरा, पता चला जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं निकला। तो वो सब स्थिति ना हो, तो यहाँ पे सरकार क्या कर लेती है, एमएसपी पे ले लेगी, फिर आपका मंडियों में जाके आप बेहतर तरीके से उसको बेच सकते हैं, इसको यहाँ पे ये नुकसान होने का खतरा बच जाता है। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टोरेज करके हम रख दिए तो किसी तरीके की दिक्कत भी नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। यानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज रहेगा जिससे अकाल वगैरह की स्थिति भी नहीं होगी। स्टेबलाइज प्राइसेस, ठीक है, प्राइस को भी स्टेबलाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है अगर यहाँ पे फूड स्टोरेज सिस्टम आपका रहेगा, ठीक है। मतलब जमाखोरी नहीं हो पाएगी तो दाम उसका बढ़ नहीं पाएगा, तो ये बेहतर रहेगा। फार्मर्स इनकम के लिए भी काफ़ी सपोर्ट होता है, देखा जाए तो एमएसपी वगैरह पे जो इनको सेल करते हैं फार्मर्स वगैरह, तो उनको एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, उससे भारी दाम भी मिल जाता, प्रॉफिट वगैरह में भी रहते हैं, तो ये सब बेहतर हो जाता है। और उसके साथ साथ स्ट्रेंथन फूड प्रोसेसिंग एंड सप्लाई
चेन्स, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखा जाए तो बेहतर हो जाता। प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी फॉर द इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो जो स्टोरेज आपके पास है, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हम आसानी से उनको दे सकते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट वगैरह बना सके, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स क्या क्या यहाँ पे रखे गए हैं? व्हाट इनिशिएटिव हैज़ इंडिया टेकन टू एनहांस फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, जिसका मेन पर्पज़ यही होता है कि बेहतर तरीके से बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने जाएँ, बड़े बड़े आपके वेयर हाउसेज बनाए जाएँ, ताकि हम क्या कर सकें, इनको स्टोर करके सारे अनाज को रख सकें, ठीक है। आप सुनते होंगे कि इतना अनाज, पानी बारिश हुई और पूरा अनाज बह गया, पूरा अनाज सड़ गया, लाखों टन अनाज धान हुआ, गेहूं हुआ, बारिश की वजह से पानी भर गया, सब सड़ गया। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके वेयर हाउसेस वगैरह बनेंगे इसके तहत, ताकि यहाँ पे क्या कर सकें, हम उनको बेहतर तरीके से चीज़ों को रख सकें, उनको क्या कर सकें, आराम से किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो आपको एसेट्स वगैरह का नुकसान हो जाता है काफ़ी भारी मात्रा में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म है, जो एक स्कीम है, एक की कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस रूरल इंडिया, ठीक है। मेनली देखा जाए तो रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके जो आपके फार्मर्स हैं, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ द गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज। जो रूरल एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ में बड़े बड़े गोडाउन्स, भाई वहीं पर तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पे तो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके ग्रेन्स वगैरह। तो क्या होगा, वहीं पे ही आपको बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो जिसकी वजह से अनाज को सही तरीके से रखा जा सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसका मेन पर्पज यही है कि टू बिल्ड मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड इफिशिएंट सप्लाई चेन फ्रॉम द फार्म गेट टू रिटेल, यानी आप अपने खेत से सीधा मंडी तक, सीधा मार्केट तक चीज़ों को पहुँचा सकें और लाभ कमा सकें, ठीक है। तो ये सब मेन पर्पज है यहाँ पे। इट हेल्प फार्मर्स गेट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी जो आपने प्रोड्यूस किया है उसका बेहतर आपको क्या मिल सके, प्राइस भी मिल सके, ठीक है। रेड्यूस वेस्टेज, यानी नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े, और उसके साथ साथ सपोर्ट द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, यानी अनाज को बेचने के बाद जो आपकी इनकम हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो पहले की तुलना में ज़्यादा आपको लगे कि हमने कमाया है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक था जो इसकी हमने चर्चा की। इसी तरीके से आने वाले समय में नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे रिलीज़ करता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और आप पूरी तरीके से अपने टॉपिक्स के साथ अपडेट रहें, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।